हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। समाकलन को डिस्कस करेंगे आज अपन। प्रीवियस क्लास में अपन ने अवकलन और अवकलन से जुड़े हुए कंसेप्ट्स को और विद एग्जांपल्स अपन ने देखा था कि कैसे अवकलन का उपयोग फिजिक्स के अंदर होता है। उस चीज़ को अपन ने समझने की कोशिश की थी। आज की क्लास में समाकलन क्या होता है, अवकलन को यदि आपने समझा है ना, तो अवकलन के लिए अपन ने क्या कहा है कि आपको कोई फलन दिया हुआ है तो उसमें परिवर्तन, एक चर में दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मतलब आपको अवकलज कैलकुलेट करना है। ठीक है। समाकलन क्या होता है? अवकलन का रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। इसमें अपन क्या कहेंगे, यदि आपको किसी फलन का अवकलज दिया हुआ है ना, तो उस अवकलज का समाकलन करने पर वापस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वो फलन प्राप्त हो जाएगा। देखो, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आपने कोई फलन दिया हुआ है, आपको उस फलन को आपने अवकलित कर लिया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? अवकलज प्राप्त हो गया। जैसे बात करें, आपके पास कोई फंक्शन है, एफ एक्स। ठीक है। और इसका आपने चर अक्ष के सापेक्ष क्या कर लिया? अवकलन कर लिया। डी एफ एक्स अक्ष के सापेक्ष आपने क्या कर लिया? बाई डी एक्स अवकलन कर लिया इसका आपने। ठीक है। तो आपको लेट क्या मिल गया? एफ डैश एक्स मिल गया। मतलब फलन एफ एक्स का आपने क्या कर लिया? चर अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लिया, तो ये आपको क्या मिल गया? लेट एफ डैश अक्ष मिल गया, अवकलज मिल गया। तो समाकलन क्या है? इसका रिवर्स प्रोसेस है। यदि आप एफ डैश अक्ष का क्या करोगे? समाकलन करोगे, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? वो फलन मिल जाएगा जिसका आपने अवकलन किया था। आपने एफ डैश अक्ष का अवकलन किया तो आपने एक फलन एफ एक्स का अवकलन किया, तो आपको क्या मिला? उसका अवकलज मिला एफ डैश एक्स। समाकलन क्या कहता है? यदि इस अवकलज का आप क्या करोगे? समाकलन करोगे, तो वापस आपको क्या मिलेगा? वो फलन मिल जाएगा जिसका आपने अवकलन किया था, मतलब एफ एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि समाकलन क्या है? ये भी एक तरीके से वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक तरीके से जैसे आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो ऐसा एक ऑपरेशन है समाकलन भी। ठीक है क्या? इसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि ये बिल्कुल अवकलन का उल्टा प्रोसेस है। अवकलन करने, किसी भी फलन का आप यदि अवकलन करते हो तो आपको उस फलन का अवकलज प्राप्त होता है। आप यदि उस अवकलज का समाकलन करते हो तो वापस आपको रिवर्स क्या मिल जाएगा? आपको वो फलन मिल जाएगा जिसका आपने क्या किया था? अवकलन किया था। ठीक है। सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं। देखो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोई आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है। इस फंक्शन का आपने क्या किया? अवकलन किया। इस फंक्शन का आपने क्या किया? एफ एक्स है, फलन है, इसका चर अक्ष के सापेक्ष आपने अवकलन किया, तो आपको क्या मिला? उसका अवकलज मिल गया, एफ डैश अक्ष मिल गया। अब समाकलन क्या है? अवकलन का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा प्रोसेस है। आप इस फलन एफ एक्स के अवकलज एफ डैश अक्ष का समाकलन करोगे ना, तो वापस समाकलन करने पर वापस वो फलन एफ एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो, थ्योरेटिकली मैंने यही कुछ लिखा हुआ है। थ्योरेटिकली मैंने क्या कहा है? यही बात कही है मैंने। क्या कहा है कि समाकलन गणित में किसी फलन का अवकलन गुणांक यदि दिया हुआ है तथा हमको फलन ज्ञात करना रहता है। समाकलन क्या देगा आपको? आपको फलन का अवकलन गुणांक तो दिया हुआ रहता है, और उस अवकलन गुणांक से वापस क्या प्राप्त करना होता है? उस फलन को प्राप्त करना होता है जिसका अवकलन गुणांक आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है। समाकलन का ऐसे फिजिकल मीनिंग अपन देखें ना, तो समाकलन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? योगफल करना। आपके पास एक ऑपरेशन समेशन के रूप में होता है। ऐसा कुछ सिंबल आप लोगों ने देखा होगा समेशन का, मैथमेटिक्स के अंदर यूज किया है। समेशन का आप कहाँ यूज करते हो? जहां पे आपको डिस्क्रीट फंक्शंस का सम करना हो, योग करना हो। डिस्क्रीट का मतलब हिंदी में अपन डिस्क्रीट को बोलेंगे विविक्त। ऐसी वैल्यूज जो टुकड़ों के अंदर हो, अलग अलग हो, जैसे 6, 7, 10, 12, 15, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज का यदि आपको सम करना है, एल्जेब्रिक सम करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर लोगे? समेशन का चिन्ह यूज कर लोगे। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस, जिनको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? सतत फलन। जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, इनकी वेव फॉर्मेट में आप देखोगे साइनोसॉइडल कंटिन्यूअस वैल्यू कंसिडर करते हैं। ये कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे 1 है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, मतलब ऐसे फलन जिनकी
वैल्यू क्या होती है, सतत होती है। तो ऐसे फंक्शंस का आपको यदि योग करना है तो उसके लिए आप क्या काम में लोगे, देखो दोनों के लिए ऐसा एक चिन्ह काम में लिया जाएगा, ऐसा ऐसा एक चिन्ह काम में लिया जाएगा। ये ऐसा मतलब इन शॉर्ट थोड़ा सा एस को दबा के ऐसा एक सिंबल आप काम में लोगे समाकलन के लिए। ये समाकलन क्या करता है, सतत फलनों के योगफल के लिए काम में आता है। जबकि समेशन मैथमेटिक्स में विविक्त मतलब डिस्क्रीट जो वैल्यूज होती हैं उनके योगफल के लिए काम में आता है। दोनों ही, आपका समेशन भी योगफल के लिए यूज हो रहा है और समाकलन का भी उपयोग योग के लिए ही हो रहा है। समाकलन को मूलतः योग के लिए प्रयुक्त करते हैं, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। विविक्त मानों के योग के लिए समेशन प्रयोग में आता है, जबकि सतत फलनों के योग के लिए जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, ये क्या है, सतत फलन है जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूअस होती है, कहीं पे बीच में से टूटते नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसे में आप समाकलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समाकलन का भौतिक अर्थ क्या है, योगफल। इसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्या समझाने की कोशिश की, जैसे आपके पास क्या है, फलन एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या है, यदि एफ एक्स का अक्ष के सापेक्ष आप समाकलन करते हो और आपको क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका आई बराबर क्या हो गया, समाकलन एफ एक्स डी एक्स। यदि फलन एफ एक्स का अक्ष के सापेक्ष समाकलन आई है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आई बराबर समाकलन का चिन्ह है यहाँ पे और एफ एक्स डी एक्स। आप जांच करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि समाकलन अवकलन का रेसिप्रोकल प्रोसेस है नहीं, तो आप आई का क्या कर लो, अवकलन निकाल लो। आप जैसे ही आई का अवकलन निकालोगे ना तो आई का अवकलन आपको क्या मिलेगा, वापिस एफ एक्स मिल जाएगा। आपने एफ एक्स का अवकलन किया, एफ एक्स का अवकलन करने पर क्या मिला आपको, एफ डैश एक्स। इसका वापिस देखो, इसका वापिस आप क्या करोगे, आपको अवकलन करने पे क्या मिला, एफ डैश एक्स। इसका वापिस आप समाकलन करोगे तो वापिस आपको क्या मिल गया, एफ एक्स। और चूंकि जब समाकलन की लिमिट्स डिफाइन नहीं होती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि कहाँ से भाई, कंटिन्यूस वैल्यूज के योगफल के लिए समाकलन आपको पूछा है। भाई समाकलन किसके लिए यूज होता है, योगफल के लिए, लेकिन सतत जो वैल्यू कंसिडर करते हैं ना फंक्शंस, उनके लिए यूज होता है। लेकिन डिफाइन नहीं किया हुआ कि कहाँ से कहाँ तक योगफल करना है। सतत मानों का योगफल है, समाकलन अपन काम में ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको डिफाइन नहीं किया हुआ कि कहाँ से कहाँ तक योगफल करना है। मतलब समाकलन की लिमिट्स आपको नहीं दे रखी है, तो उसको अपन अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। और अनिश्चित समाकलन में हमेशा ध्यान रखना, एक कांस्टेंट भी आपको योग के अंदर प्राप्त होता है, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है और उस कांस्टेंट में आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस वजह से ध्यान रखना, जब आप अनिश्चित समाकलन करते हो किसी फलन का तो उस सिचुएशन में एक कांस्टेंट आपका यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ देखो क्या कहा हुआ है कि यदि आपके पास कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है, उसका आपने अवकलन किया, मतलब फलन एफ एक्स का अवकलज आपको क्या प्राप्त हुआ, एफ डैश एक्स। लेकिन उस एफ डैश एक्स का, उस अवकलज का आप फिर से समाकलन करते हो, अवकलन किया तो एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, लेकिन समाकलन करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, वापिस वही फलन प्राप्त हो जाएगा जो आपको क्या दे रहा था, जिसका अवकलन करने पे आपको एफ डैश एक्स प्राप्त हो रहा था। अब समाकलन अनिश्चित है तो इस सिचुएशन में आपको योग के रूप में एक नियतांक भी प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जहाँ सी क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, घात का क्या करते हैं अपन, घात का अवकलन करना सीखा है अपन ने, ठीक है, घात का अपन अवकलन करना जानते हैं। तो इसी को एक एग्जाम्पल बना के देखो, एक सिंपल सी बात है, अपन ने एक घात का अवकलन करना सीखा था। अपन ने क्या कहा था, अवकलन के अंदर क्या होता है, अवकलन x की पावर n का अक्ष के सापेक्ष समाकलन प्राप्त करते हैं। तो समाकलन प्राप्त करने के लिए आपने क्या सीखा था कि आपने जैसे x की पावर n+1 का आपने क्या किया, अवकलन किया। देखो तो मैंने अवकलन में आपको क्या बताया था, घात आगे आ जाएगी और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो n+1 -1 करोगे तो क्या बचेगा, x की पावर n ही तो बचेगा। आपका एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अवकलन आपको बताया था कि जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है और जो घात होती है उसमें से एक कम कर देते हैं। तो घात क्या है, n+1 x के ऊपर यहाँ पे, तो वो घात तो आगे आ गई, ये घात तो आपकी क्या आ गई, आगे आ गई। यहाँ पे एक घात जो n है, n+1 -1 करेंगे तो एक कट जाएगा और x की पावर n बचेगी, ठीक है। अब इसमें देखो एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो देख लो इस चीज़ को, आपने इस अवकलज का
क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ इसका समाकलन करोगे तो प्रोसेस क्या है, समाकलन का चिन्ह लगाया, ये समाकलन का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे समाकलन का चिन्ह लगाया n+1 x⁴n dx, तो इसका समाकलन वापस क्या निकल के आएगा, आपका वही फंक्शन निकल के आएगा जिसका आपने क्या किया था, अवकलन किया था। ये x⁴n+1, इसका आपने क्या किया था, देखो यहाँ पे अवकलन किया था, तो आपका ये अवकलज आपको मिला था, इस अवकलज का वापस आपने समाकलन किया तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। प्रोसेस क्या था कि n+1 तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या था कि n+1 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x⁴n dx का आप समाकलन करोगे तो वो क्या आएगा, x⁴n dx समाकलन करोगे तो जो भी घात होगी ना वो घात नीचे आ जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, कैसे होगा, एक घात जुड़ जाएगी और जुड़ के जो घात होगी ना वो नीचे आ जाएगी। चलो इन फॉर्मूलों को अपन आगे पढ़ेंगे तो एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा। अवकलन में क्या हो रहा था, घात जो थी वो आगे आ रही थी गुणा के अंदर और एक घात कम हो रही थी। समाकलन उल्टा प्रोसेस है, तो समाकलन में घात का समाकलन कैसे होता है, आप क्या कर देते हो, घात में पहले एक जोड़ते हो और फिर जो जुड़ के, जैसे n घात है तो एक जुड़ गया n+1 और वो कहाँ आ जाता है, रेशियो में, नीचे बटा में आ जाता है, भाग लगता है, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक शर्त आपको बताना चाहूँगा, वो शर्त क्या है कि ये आपका जो फॉर्मूला है ना घात का समाकलन, ये लागू होगा, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला जैसे x⁴n dx आपने इंटीग्रेशन किया है ना, समाकलन किया है, तो उसका क्या हो गया, एक घात जुड़ गई पहले तो xn+1 और बटा में क्या आ गया n+1, लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे, शर्त ये है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो नीचे हर के अंदर क्या है, यहाँ पे n+1 है तो -1 होगा, तो -1+1 क्या हो गया, 0। और किसी भी संख्या में x⁴ कुछ भी हो, किसी भी संख्या में या x⁴ कुछ भी हो उसमें 0 का भाग देंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो ध्यान रखना n का मान यदि घात आपकी -1 है तो उस केस में ये फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करेगा, n का मान -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी वैल्यूज के लिए n के कोई भी वैल्यू लो, 2 3 4 या -2 -3 -4, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू लो, ये फॉर्मूला वर्क करेगा, लेकिन n की वैल्यू एक -1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव यूनिटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए n की, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए वो बात भी समझा देता हूँ आपको मैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, x⁻1 आपने किया, n बराबर -1 लो तो x⁻n क्या हो जाएगा, x⁻1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x, x⁻1 को क्या लिख सकते हो, 1/x। और 1/x कब आया था, जब log e बेस x का अपन ने क्या किया था, अवकलन किया था, log e बेस x का अवकलन किया था 1/x। तो यहाँ पे यही बात तो बताई हुई है, 1/x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, log ex आएगा। तो ध्यान रखना, घात का समाकलन आप कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात माइनस, चर की घात -1 नहीं होनी चाहिए। यदि -1 होती है तो उस सिचुएशन में 1/x लिख के उसका समाकलन क्या होगा, log e बेस x होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, समाकलन का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। समाकलन एक ऐसी गणितीय संक्रिया होती है जो सतत फलनों के योगफल के लिए उपयोग में आती है। देखो ये इतनी कहानी जो अपन ने रची है, ये पूरी कहानी जो भी अपन ने पढ़ी है ना, उन सब का मीनिंग क्या है, उन सब का मीनिंग अपन को समाकलन का अर्थ समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए गो थ्रू है, दो बातें आपको यहाँ पे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। पहली वाली बात क्या, कि समाकलन का अर्थ क्या है, समाकलन का अर्थ है सतत फलनों का योगफल, एक ऐसी गणितीय संक्रिया जो गणित के अंदर एक सतत फलनों के योगफल के लिए उपयोग होती है। यदि सतत नहीं है फलन, विविक्त फलन है, तो उनके योगफल के लिए समेशन यूज करते हैं अपन, और यदि फलन कैसे हैं, सतत हैं, तो उनके योगफल के लिए समाकलन काम में लेंगे भैया, ठीक है। दूसरी बात समाकलन से रिगार्डिंग क्या है कि जब आप किसी फलन का अवकलन करते हो तो आपको अवकलन गुणांक प्राप्त होता है, लेकिन यदि इस अवकलन गुणांक का आप समाकलन करते हो ना तो वापस आपको वही फलन प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि समाकलन अवकलन का रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है, समाकलन का विपरीत प्रक्रम कह दो या विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। ये दो बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ थ्योरम्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 समाकलन की जो थ्योरम्स है ना उनको डिस्कस करेंगे। जैसे पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जैसे ही आप x⁻n घात का समाकलन करोगे तो क्या होगा, पहले तो एक घात जुड़ेगी x⁻n+1,
और हर में क्या आएगा, भाग लगेगा, जो घात जुड़ के तैयार हो गई उसका, मतलब x की पावर n+1 बटा में n+1। लेकिन शर्त क्या बताई, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ लागू होगा समाकलन के लिए, n जो पावर है ना n, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये शर्त का ध्यान रखना, फॉर्मूला लगा देना। यदि -1 है तो 1/x करके उसका समाकलन क्या हो जाएगा, log e बेस x हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, चूंकि अनिश्चित समाकलन है तो अनिश्चित समाकलन में प्रत्येक समाकलन में देखो, समाकलन मतलब योगफल, लेकिन आपको बता नहीं रखा कि कहाँ से कहाँ तक योगफल करना है, समाकलन की लिमिट्स नहीं डिफाइन की हुई हैं, तो उसको अनिश्चित समाकलन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ प्लस में नियतांक आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, जैसे साइन अक्स का समाकलन क्या होगा, कोस अक्स विद माइनस साइन। क्यों, कोस अक्स का अवकलन देखो, आप लोगों को फॉर्मेशन बताई हुई है पीछे कि कोस अक्स का अवकलन क्या होगा, कोस अक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन अक्स। तो साइन अक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस अक्स। ये माइनस तो रहेगा ही, जाएगा कहाँ, रिवर्स प्रोसेस है, आप माइनस को इधर ले आओ। साइन अक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस अक्स, प्लस सी कांस्टेंट के रूप में रहेगा, ये प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में रहेगा। आपने फिर अवकलज देखा, साइन अक्स का अवकलन क्या था, कोस अक्स, तो यहाँ पे कोस अक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स, और प्लस में सी आपका कांस्टेंट के रूप में रहेगा ही। ठीक है, 1/x, x की पावर -1, n का मान क्या है -1, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 1/x, तो इसका क्या होगा, log e बेस x, क्योंकि log e बेस x का अवकलन क्या देखा था अपन ने, 1/x देखा था। ऐसे e की पावर x का आपने समाकलन क्या देखा, e की पावर x का समाकलन अवकलन क्या था, e की पावर x का e की पावर x, तो समाकलन भी क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, विद कांस्टेंट प्लस में होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए आइए एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, आपको क्या करना है, x की पावर 11/2 का समाकलन करना है। किया समाकलन, तो 11/2 में देखो घात में +1 किया और 11/2 + 1 ये भाग में आ गया, तो ये क्या हो गया, 11/2 + 1 करेंगे, 2 एलसीएम लिया, 13/2, तो x की पावर तो 13/2, यहाँ से नीचे से 2 पलट के ऊपर चला गया, तो 2/13 x की पावर, ये क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया, 2/13 x की पावर 13/2। ठीक है, ऐसे x की पावर -7 है, इसका क्या करोगे, घात में 1 जुड़ेगा, देखो इसका समाकलन किया, x की पावर -7 dx, समाकलन का चिन्ह आपको यूज करना पड़ेगा समाकलन करने के लिए। ठीक है, तो इसका समाकलन किया तो घात में 1 जुड़ा, -7 + 1 क्या होगा, 6, माइनस का 6, और माइनस का 6 आगे आएगा, 1/में ये हो गया, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, और कॉन्स्टेंट आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये c देखो प्लस में लगाना पड़ेगा। थर्ड वन देखो, थर्ड वन में क्या है, जो भी घात है ना उसके साथ वही करना पड़ेगा जो आपको बताया हुआ है, एक घात जुड़ेगी, घात में 1 जुड़ेगा और वो हर में आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप इसको शॉर्ट आउट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है, घात x की पावर p/q, तो p/q में क्या किया है, देखो 1 जोड़ दिया और p/q करके 1 जोड़ दिया। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे वाला q एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, p + q, और q पलट के ऊपर चला गया, और यहाँ पे एलसीएम लेके वो का वो घात में चला जाएगा, और कांस्टेंट c के रूप में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे ये आपको क्या दे रखा है कि चर या फंक्शंस आपको योगफल में या सब्ट्रैक्शन में, प्लस में या माइनस में दे रखा है, तो पहले इसका हो जाएगा, ऐसा का ऐसा चिन्ह आ जाएगा, फिर इसका समाकलन हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर इसका समाकलन हो जाएगा। तो इसमें तो वही अवकलन में किया था अपन ने। तो पहले देखो x² का समाकलन करो x के सापेक्ष, dx लगा हुआ है, देखो अपन को पता कैसे चलेगा कौन से चर के सापेक्ष समाकलन करना है, अपन को यहाँ से पता चलेगा। ये लास्ट में जैसे अवकलन में बटा में dx था, यहाँ पे dx मल्टीपल में, तो dx मतलब x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे इसका समाकलन करोगे, i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर घात इसका होगा, फिर कोस x का अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन, तो x² का समाकलन क्या होगा, x³/3, ये आ गया। इसका समाकलन क्या होगा, कोस x का समाकलन क्या होगा, साइन x,
तो माइनस था ही बाहर, ये माइनस था ही, तो यहाँ पे ये माइनस है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 बटा में अक्स का समाकलन क्या होगा, 1 बटा अक्स का log ई बेस एक्स, ये समाकलन हो गया। और प्लस में सी कांस्टेंट आएगा क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, समाकलन पे कोई लिमिट्स नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको सॉर्ट आउट किया तो सही तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा स्पीड से है लेकिन कम ड्यूरेशन में ज़्यादा चीज़ें समझानी है तो स्पीड तो लेनी पड़ेगी ना। अब आप बच्चे तो हो नहीं, बिल्कुल स्लोली पढ़ाया जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, डाटा यूजेज बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बहुत सारी हो जाती हैं, अपलोडिंग में दिक्कत आती है। एक नया कंसेप्ट इतने देर से मैं कर रहा हूँ, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अब मैं बात करूँगा निश्चित समाकलन की, जहाँ अपन को बताया जाएगा कि आपको जोड़ना है, किसको किसके साथ जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, वो लिमिट अपन डिफाइन करेंगे। जब देखो, जब सिंपल सी बात है, निश्चित समाकलन का मतलब, डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जब फलन को निम्न सीमा से उच्च सीमा तक समाकलित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। एक लिमिट दे दी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक आपको जोड़ना है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, निश्चित समाकलन। अरे जोड़ना आप नहीं सीख सकते हो, दिक्कत क्या है फिर। जोड़ने का मतलब है समाकलन, समाकलन का मतलब है जोड़ना, लेकिन कैसे फंक्शंस को जोड़ना, सतत फलन जिनकी वैल्यू क्या होती है, कंटिग्यूअस होती है, लगातार होती है, कहीं पे टूटती नहीं है वो वैल्यूज, उनका जोड़ना समाकलन कहलाता है। एक सिंपल सा प्रोसेस है भैया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। डर क्यों रहे हो। अब देखो, यदि अपन ने कहा है डी एफ एक्स बाई डी एक्स, अक्स के सापेक्ष फलन एफ एक्स का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, तो आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स। यही तो मैंने समझाया आपको। यहाँ पे एफ डैश एक्स का आप क्या करते हो, समाकलन करते हो। इस तरीके से कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं की तो इसको अपन क्या कहेंगे, अनिश्चित समाकलन कहेंगे। लेकिन यदि आपको लिमिट डिफाइन की हुई है, जैसे इसमें देखो, आपकी लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट क्या है, बी। लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं समाकलन के चिन्ह के साथ और अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं। तो लोअर लिमिट निम्न सीमा और उच्च सीमा बी आपकी डिफाइन की हुई, तो इसको अपन क्या कहेंगे, निश्चित समाकलन कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। समाकलन करने के पश्चात अपन, जैसे एफ डैश एक्स का आपने समाकलन कर दिया, तो एफ डैश एक्स का समाकलन क्या हो गया, एफ एक्स, वही फलन प्राप्त हो गया जिसका आपने अवकलन किया था, एफ डैश एक्स प्राप्त किया था, तो एफ डैश एक्स का समाकलन करने पे आपको एफ एक्स प्राप्त हो गया। समाकलन करने के पश्चात पहले तो उच्च लिमिट लगाएंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट लगा के उस फलन को। जैसे यहाँ पे अक्स की जगह पहले अपर लिमिट लिखी एफ बी और फिर माइनस कर दिया और फंक्शन में लोअर लिमिट लिख दी एफ ए। अक्स की जगह वैल्यूज रखनी है क्योंकि आप अक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। निम्न सीमा से उच्च सीमा के बीच क्या करते हैं अपन, समाकलन कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करनी है जो फंक्शन है आपका उसके अंदर। जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान रखना, जो भी फलन का अवकलज आपको दिया हुआ है, उस फलन के अवकलज का आप जैसे समाकलन करोगे तो वापस क्या मिलेगा, वही फलन मिलेगा जिसका आपने अवकलन किया था। उसमें फिर क्या करना है, पहले अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस उसी फलन में लोअर लिमिट लगानी है। जैसे यहाँ लगाया, पहले अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दी फलन के अंदर। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है, आपका समाकलन किया हुआ पूछ रहा है, लिमिट आपको दी हुई है, निश्चित समाकलन की बात कर रहा है। ठीक है, निश्चित समाकलन की बात कर रहा है। निश्चित समाकलन की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, लिमिट है, लोअर लिमिट आपकी 1 और अपर लिमिट क्या है 5। तो पहले तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करो। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक घात जुड़ जाएगी, बटा में वही आ जाएगा, तो एक्स क्यूब बटा में 3 समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर का। अब अपर लिमिट एक्स की जगह पहले 5 रखो, फिर माइनस करना है, फिर एक्स की जगह 1 रखो। तो देखो अपर लिमिट रखी 5 की पावर 3 बटा में 3 माइनस, ये जैसा का जैसा है फंक्शन वैसा का वैसा रखना पड़ेगा, तो बटा में 3 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी रहेगा। माइनस एक्स की जगह एक लिमिट रखी है अपन ने, क्या आ गया 1 की पावर 3, शॉर्ट आउट किया। ये इस तरीके से निश्चित समाकलन सॉल्व होगा। फलन जो भी दे रखा है उसका फलन के अवकलज का आप समाकलन करिए, आपको फलन प्राप्त होगा। फलन में पहले अपर लिमिट लगाओ, फिर माइनस
लोअर लिमिट लगाओ। यहाँ पे नियतांक नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे निश्चित समाकलन हो रहा है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है। ये एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखो समाकलन का भौतिकी में जो उपयोग है ना, उसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। एक और उपयोग है, यदि आपको क्या दे रखा है, यदि आपको क्या दे रखा है, वक्र के अंतर्गत आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या यूं कहिए वक्र के थ्रू आपको लिमिट्स दे रखी है, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, तो उस सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जैसे ये कोई वक्र दे रखा है, आपको एक फलन का वक्र दे रखा है, कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं इसकी वाई, कंटिन्यूअस मतलब सतत वैल्यूज हैं इसकी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको लिमिट दे रखी है, स्टार्टिंग की जो लिमिट है वो x बराबर a और लास्ट की लिमिट दे रखी है x बराबर b। तो यहाँ पे इस वक्र के नीचे का आपको जैसे क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो देखो एक तरीका होता है, जैसे सतत होता है ना, उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अपन ने क्या किया, इस पूरे, इस पे क्या दे रखा है, फलन अक्ष दे रखा है इस कोऑर्डिनेट पे, और इस कोऑर्डिनेट पे y दे रखा है। तो इस अक्ष कोऑर्डिनेट को आप छोटे से अल्पांश विस्थापन के रूप में बांट लो आप। तो यहाँ पे dx आ गया। अब इसकी यहाँ पे हाइट मान लो, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आ रही है, y आ रही है। तो ये एक तरीके से यदि अल्प मान की बात करते हैं ना, तो अल्प मान के लिए ये क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर बन गया। और एक रेक्टेंगुलर के लिए एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ इनटू विड्थ, तो y dx। तो यहाँ पे देखो प्रदर्शित लघु छायांकित अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सीखा है ना आपने, एक आयत बन गई, यहाँ पे y इसकी हाइट हो गई, ये y एक्सिस पे यहाँ पे y, तो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, और dx इसकी आपने क्या ली है, चौड़ाई। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे y dx हो गया। अब y क्या है, आपका एक फंक्शन है, तो आपने क्या लिख दिया, fx dx। अब यदि आपको पूरे के लिए लिमिट दे दी, x बराबर a से लेके x बराबर b तक आपको एरिया कैलकुलेट करना है, या फिर रिजल्टेंट आपको निकालना है, समाकलन आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे फंक्शन fx का, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, लिमिट जो दे रखी है। वक्र तथा अक्ष अक्ष के, इससे आपको मिलेगा क्या, वक्र तथा अक्ष अक्ष के बीच जो छायांकित क्षेत्रफल है ना, वो आपको प्राप्त होगा। ये जो डैश डैश करके ये जो छायांकित क्षेत्रफल है ना, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यदि डिस्क्रीट वैल्यूज दे रखी है ना, तो आप वैसे ज्यामिति को काम में लेके त्रिभुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज बनेगा, उसको उपयोग करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, तो उस सिचुएशन में आप समाकलन का उपयोग करोगे। ध्यान रखना, भौतिकी में समाकलन का ये एक तरीके से एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। चलो एग्जाम्पल भी देख लो इस तरीके का, यदि कुछ है तो। एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका आगे, जब कल एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और सिखाऊंगा मैं। आपके जैसे अल्टरनेटिव करंट को देखोगे तो वहाँ पे साइनोसॉइडल और कोसाइन वेव्स होती हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज की बात होती है। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप समाकलन का उपयोग करो और औसत मान ज्ञात करो। आधे चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करो, पूरे चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करो। और वहाँ से एक क्वेश्चन सीनियर एग्जाम में जब आप जाते हो, बोर्ड एग्जाम में जाते हो, तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी होता है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे एक सतत फलन का औसत मान आप ज्ञात करते हो। एक सतत फलन का औसत मान आप कैसे ज्ञात करोगे। औसत ज्ञात करने का आपको एक जनरल कंसेप्ट बताया हुआ है, राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या। और समाकलन क्या करता है, योगफल ही तो करता है। तो यहाँ पे आपको यदि लिमिट दे रखी है कि औसत मान कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है, आपको एक अंतराल दे दिया। क्या अंतराल दे दिया, x बराबर, यहाँ पे क्या अंतराल दे दिया, यहाँ पे अंतराल आपको दे दिया x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल a और लेस देन और इक्वल b, मतलब a से लेके b तक एक अंतराल आपको दे दिया। तो इसके लिए फलन y बराबर fx का औसत मान ज्ञात कीजिए। y बराबर fx का क्या करिए आप, औसत मान ज्ञात कीजिए, कह दिया। तो कैसे ज्ञात करोगे, आपको करना क्या है, आपको राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या। समाकलन क्या करता है, राशियों का योगफल करता है। तो राशियों का योगफल करने के लिए राशि क्या है अपने पास, y तो है, इसका योगफल करना पड़ेगा। तो समाकलन कर दिया y dx, इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया y dx, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। ठीक है। तो ये तो हो गया राशियों का योगफल। बटा में राशियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या किया,
अक्स का समाकलन करके अपर लिमिट a से b कर दी, इसका समाकलन क्या होगा, अक्स होगा। ठीक है, एक नियतांक कुछ दे रखा है आपको 1, तो 1 गुणा अक्स उसका समाकलन होता है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये b-1, मतलब इस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कर दो तो b-a आपको क्या मिलेगा, राशियों की संख्या के रूप में मिलेगा। बात समझ में आ गई। ऐसा ही कुछ करना है आपको। यहाँ पे एक बात देखो आगे बढ़े में, समाकलन का इसका अर्थ क्या बताया मैंने, इसका अर्थ ये बताया, क्या बताया इसका अर्थ मैंने, कि ये एक्स एक्सिस और कर्व के बीच के क्षेत्रफल को बताता है। योगफल तो कर ही रहा है, लेकिन जो वक्र आपका बना हुआ है वो और एक्स एक्स के बीच क्षेत्रफल को भी व्यक्त करता है ये समाकलन आपका। ऊपर कंसेप्ट देखा ना ये, तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सीधी सड़क के अनुदिश एक कार का वेग समय आरेख आपको दे रखा है, 25 सेकंड में कार का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे औसत मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो आपको ये 0 सेकंड से, टाइम काय में दे रखा है सेकंड में, और ये क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी और टाइम वक्र आपको दे रखा है। तो यहाँ देखो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नियत हो गई, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। 3 प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यदि अपन इस वक्र के नीचे का ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, ये क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लें तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके लिए करें क्या, देखो राशियों का योगफल करने के लिए आपने वेग का क्या किया है, यहाँ पे समाकलन किया v dt, समय के सापेक्ष। भाई समय के सापेक्षित परिवर्तन दे रखा है वेग के अंदर, तो समय के सापेक्ष आपने v dt क्या कर दिया, समाकलन 0 से लेके 25। लेकिन आपको फलन v को डिफाइन करके नहीं दे रखा है, आपको ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ वाले केस में बटा में देखो क्या रखा है, कर रखा है राशियों की संख्या, कहाँ से कहाँ तक आपको पूछा था, प्रथम 25 सेकंड में, मतलब 0 सेकंड से 25 सेकंड तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो ये तो नीचे तो 25 आ गया। अब आपको v फलन नहीं दे रखा है, तो आपको वक्र के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वक्र का अक्ष के साथ, वक्र और अक्ष के बीच में ये जो क्षेत्रफल है ना, इसको कैलकुलेट कर लो। ये क्या है, एक तरीके से क्या बन रहा है, समलम चतुर्भुज बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है, समलम चतुर्भुज बन रहा है। और समलम चतुर्भुज का एरिया कैलकुलेट करने का क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये है समांतर भुजा और ये है समांतर भुजा। यहाँ पे देखो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, इसका ग्राफ कैसा, एक तरीके से समलम चतुर्भुज बना हुआ है, ये समलम चतुर्भुज बना हुआ है, सॉरी ये आपका समलम चतुर्भुज बना हुआ है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा में, और गुणा में क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये देखो समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाएं यहाँ कौन कौन सी है इस चतुर्भुज में, समलम चतुर्भुज में, ये और ये। तो यहाँ एक तो क्या हो गई 25 सेंटीमीटर, 25 सेकेंड है तो 25, और ये क्या हो गई 10 से लेके 20, तो ये 10, तो 25 + 10 बटा में 1/2 तो है ही, और गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 20 मैग्नीट्यूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनके बीच की दूरी क्या है 20। तो इसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे आपको वक्र दे रखा है, तो वक्र का और अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको एक अंतराल दे दिया, देखो इस अंतराल के लिए y = 2x + 3 का औसत मान ज्ञात करना है। तो क्या कर दो, अब वहां तो वक्र दे रखा था, आपको वेग का फलन नहीं दे रखा था, तो आपने क्या किया, वक्र का क्षेत्रफल निकाला। यहाँ पे y = 2x + 3 आपको फलन दे रखा है, तो इसका क्या करो, समाकलन करो। देखो राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तरीका क्या था, समाकलन करो dx लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, और आएगा क्या, फाइनली वही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का किसी संख्या में भाग देने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको छोड़ो। लेकिन इसका आप जब समाकलन करोगे ऊपर वाले का 2x + 3 का, तो समाकलन क्या होगा, 2 अक्स स्क्वायर बटा में, अक्स का क्या होगा, अक्स घात 1 जुड़ेगी बटा में आ जाएगी, अक्स स्क्वायर बटा में 2 + 3 है, कांस्टेंट है तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो अवकलज फलन का अक्स का अवकलज क्या आता है, 1 आता है। भाई अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का अवकलन करने पे क्या आएगा, सॉरी समाकलन करने पे क्या आएगा, अक्स आ जाएगा। रिवर्स प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे 3x आ गया। भाई अक्स की पावर यहाँ पे 0 तो है, 3 के गुणा में क्या है,
कुछ भी नहीं है तो अक्स की पावर 0 तो मान सकते हो गुणा में, तो अक्स की पावर 0 + 1 बटा में 0 + 1 तो अक्स आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3x हो गया। अब अपर लिमिट लगाओ पहले तो पूरे फलन में, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो क्या बचा अक्स स्क्वायर, तो अपर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 माइनस लोअर लिमिट ये हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। बात समझ में आ गई। ये आज आपकी क्लास समाकलन और समाकलन से रिगार्डिंग कंसेप्ट अपन ने सीखे हैं। आई होप काफ़ी हद तक आपको कोशिश की है कंसेप्ट क्लियर करने की, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर से कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ें जब आप टॉपिक्स से गो थ्रू होगे तब चीज़ें आप लोगों को इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ आज यदि हम समाकलन या अवकलन सीख लेते ना तो आज फिजिक्स के ये टॉपिक्स हमारे लिए कितने आसान हो गए। ये कुछ भी नहीं है, समाकलन अवकलन कुछ भी नहीं है। जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग ऑपरेशंस हैं गणित के अंदर, वैसे ही ऑपरेशन अवकलन है, वैसे ही ऑपरेशन समाकलन है। थ्योरम्स के रूप में फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं, तो इनको प्रिपेयर करो, याद करो। पता होना चाहिए कि log ई बेस अक्स का अवकलन क्या होता है 1/x अक्स, तो उसका उल्टा 1/x अक्स का समाकलन क्या होगा log ई बेस अक्स। ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। नन अदर देन दिस, इससे अतिरिक्त कुछ ज़्यादा होता नहीं है और ज़्यादा हार्ड चीज़ें आपके फिजिक्स में यूज़ होती नहीं है। कहीं रेयरली कुछ हार्ड चीज़ें आती हैं, अदरवाइज ये सिंपल फॉर्मूले ही होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास फिर से अपडेट कर दी जाएगी। थैंक यू।